गुप्त काल है ना, गुप्ता एरा के डिक्लाइन देखते हैं लगभग 550 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता। उसके बाद फिर जैसे कि हमने देखा गुप्त शासकों ने ही भूमिदान ना ग्रैंड सिस्टम को और ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे कि हम जानते हैं कि मौर्योत्तर काल में सातवाहन डायनेस्टी था जिसने पहली बार भूमिदान देने की प्रथा की शुरुआत की। फिर गुप्त शासकों ने उस दान को और बढ़ाया, मतलब सातवाहन शासकों ने सिर्फ धर्म के नाम पर दान किया, मतलब धार्मिक रिलीजियस ग्रांट था, लेकिन गुप्त शासकों ने धार्मिक दान के साथ साथ प्रशासनिक दायित्व के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइबिलिटीज के लिए भी ग्रांट किया। लैंड मतलब ऑफिसर्स को रेवेन्यू एज ए सैलरी जो है उसको रेवेन्यू मिलता था, जमीन से जो रेवेन्यू आ रहा है, लगान जो आ रहा है वही उसका, मतलब गुप्त काल में भूमिदान देने की जो टेंडेंसी थी वो और बढ़ गई। और जैसे ही हम देखते हैं गुप्त कमजोर होता है तो बहुत सारे छोटे छोटे जो ऑफिसर्स थे वो फिर एक राजा की तरह वो रूल करने लगता है, मतलब फ्यूडल सिस्टम की शुरुआत हो, मतलब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है गुप्तों के पतन के तुरंत पश्चात। और ये डिक्लाइन, विखंडन गुप्तों के बाद देखते हैं कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज एक ही साथ एक ही समय में अलग अलग एरियाज में सस्टेन कर। इसमें विदेशी भी हैं, हुण आ चुका था इस टाइम, जो कि मोस्टली ये जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा, वहाँ हुण डायनेस्टी का वो अपने आप को एज ए रूलर इस्टेब्लिश कर लिया। इस दौर में जब पूरी तरह से राजनीतिक विखंडन, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का एक दौर चल रहा था, उसी समय एक राजा हुआ था हर्षवर्धन, जिसने न केवल उस डिसेंट्रलाइजेशन, उस राजनीतिक विखंडन को रोका, बल्कि इसने भी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और हर्षवर्धन न केवल शस्त्र में, न केवल एक बहुत बड़ा योद्धा था, बल्कि वह कलम में भी बहुत निपुण था, मतलब अस्त्र और शस्त्र दोनों में बहुत ही निपुण था। हर्षवर्धन बहुत बड़े विद्वान भी थे और बहुत बड़े राजा तो थे ही, साम्राज्यवादी रूलर था, साथ में वो एक विद्वान व्यक्ति भी थे, कलम में बहुत निपुणता था। हर्षवर्धन जब तक रहा तब तक तो राजनीतिक विखंडन जो चल रहा था वो रुक गया और उत्तर भारत में फिर से गुप्तों के समान एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है फिर से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है। तो हर्षवर्धन प्राचीन इतिहास में देखें तो हर्षवर्धन ये अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने उत्तर भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात फिर कोई भी हिंदू सम्राट इतने विशाल क्षेत्र पर शासन फिर कभी नहीं किया, कभी नहीं। तो हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट भी मान सकते। हर्षवर्धन का जो राजवंश है उसका नाम है पुष्यभूति या वर्धन वंश कहते हैं, पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश। पुष्यभूति इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का जो फाउंडर था वो पुष्यभूति नाम का व्यक्ति था जिसने इस वंश की स्थापना किया। और इनके अभिलेखों में जैसे हर्षवर्धन के मधुबन अभिलेख हैं, उससे हमें इनके वंश के बारे में, उसमें वर्धन वंश लिखा हो। तो पुष्यभूति और वर्धन डायनेस्टी इसको बोलते हैं। इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं पुष्यभूति, ये खुद ही इसके संस्थापक हैं, फाउंडर है। पुष्यभूति इसी ने श्रीकंठ नाम से एक छोटे से कह सकते हो कि सामंती क्षेत्र है ना, फ्यूडल एरिया, छोटा सा राज्य था श्रीकंठ। और इसी श्रीकंठ की राजधानी था स्थानेश्वर, स्थानेश्वर जिसे बाद में थानेश्वर नाम दिया, थानेश्वर नाम पड़ गया। ये आज देखें थानेश्वर, तो आज ये अंबाला, अंबाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब में थानेश्वर आज के, मतलब आज का जो हरियाणा और पंजाब वाला एरिया है वहां ये डायनेस्टी था, पुष्यभूति डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी।
संस्थापक पुष्यभूति, जिसने वर्धन डायनेस्टी और पुष्यभूति डायनेस्टी की स्थापना। इस डायनेस्टी में कई राजा हुए, जैसे पुष्यभूति पहला राजा है, फिर पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन इसके सक्सेसर बने। प्रभाकर वर्धन के कई पुत्र थे, इसमें एक है राज्यवर्धन और दूसरा है हर्षवर्धन, और एक पुत्री भी थी इसकी, राजश्री। ये हर्षवर्धन के बच्चे, सॉरी प्रभाकर वर्धन के। तो मूल रूप से देखा जाए तो इस डायनेस्टी में 1, 2, 3 और 4, ये 4 रूलर हुए। प्रभाकर वर्धन जिनकी शादी यशोमती से हुई थी, इन्हीं से उत्पन्न हुआ था राज्यवर्धन बड़ा भाई, फिर हर्षवर्धन छोटा भाई और इनकी बहन राजश्री, ये 3। फिर इन सब की डेथ के बाद ये हर्षवर्धन राजा बनता। हर्षवर्धन इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर है। इसके बाद हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। हर्षवर्धन का कोई सक्सेसर नहीं था, ऐसा हमें जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के पश्चात, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात ही हर्षवर्धन का समय है 606 to 647। हर्षवर्धन की डेथ 647 में हो गई मृत्यु। उसी समय वर्धन डायनेस्टी और पुष्यभूति डायनेस्टी, तो ये वर्धन डायनेस्टी के रूलर्स है ना, जिसमें 4 रूलर हुए हैं। पहला पुष्यभूति खुद, दूसरा ये प्रभाकर वर्धन, तीसरा ये हमारे राज्यवर्धन और चौथा हर्षवर्धन। ये 4 कुल राजा हुए। इनके बारे में, वर्धन डायनेस्टी के बारे में हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य दोनों ही उपलब्ध है। जैसे देखेंगे लिटरेरी सोर्स में सबसे महत्वपूर्ण है बाणभट्ट। बाणभट्ट ये बहुत बड़े विद्वान थे, हर्षवर्धन के समकालीन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि साहित्यकार बाणभट्ट, बहुत बड़े स्कॉलर, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं हर्षचरित, कादंबरी, फिर है चंडी शतक, पार्वती परिणय, ये इनके मुख्य। लेकिन हमारे जो विषय है हिस्ट्री, तो हर्षचरित हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हिंदी साहित्य अगर हम पढ़ते हो रहे तो अभी, तो फिर कादंबरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। कादंबरी साहित्यिक ग्रंथ है, लिटरेरियन, कंप्लीटली ये साहित्यिक ग्रंथ है। इसमें ऐतिहासिक जानकारी हमें नहीं मिलती है, किसी भी तरह की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। हाँ, हर्षचरित, इसमें हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इसमें हमें पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में, बाणभट्ट के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में काफी डिटेल में हमें जानकारी मिलती है। ये हर्षचरित संस्कृत में बहुत ही एक उत्कृष्ट प्रकार की जो शैली है इस समय, उस पर लिखा गया है। मतलब बाणभट्ट एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, है ना। हर्षचरित बेसिकली देखें तो ये 8 खंड में, 8 पार्ट्स में डिवाइड है। उसमें आरंभिक जो पार्ट्स हैं वो पुष्यभूतियों के बारे में, मतलब पुष्यभूति और फिर प्रभाकर वर्धन, इन सब के बारे में, राज्यवर्धन के बारे में। फिर कुछ बाद में जो है वो हर्षवर्धन और उसकी बहन राजश्री के साथ क्या हुआ उसके बारे में हमें जानकारी। ठीक है, ये हर्षचरित देखो तो मतलब हर्ष का, है ना, एक तरह से देखें तो ये बायोग्राफी है ना। जो हर्षवर्धन राजा हैं उसकी बायोग्राफी है, और लिखने वाला कौन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि ही। तो यहाँ हमें थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा ध्यान में रखकर इनकी बातों को, इनकी जानकारियों को एक्सेप्ट और डिनाई करना चाहिए। क्योंकि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रेज भी करेगा, राजा का गुणगान भी करेगा। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन को महान से महान और बनाया होगा अपने लेखनी से। ठीक है, तो बाणभट्ट, इससे हमें हर्षवर्धन के बारे में काफी जानकारी मिलती। कादंबरी ये
इनकी रचना है, चंडी शतक भी इनकी रचना है, पार्वती परिणय भी इनकी रचना है, लेकिन उससे हमें ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती। एक और विद्वान है इनके मयूर, मयूर जिसने मयूर शतक नामक ग्रंथ लिखा है, मयूर शतक, इससे भी हमें वर्धन डायनेस्टी के बारे में काफी जानकारी मिलती है। एक बौद्ध टेक्स्ट है आर्य मंजूश्री, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये क्या है, एक बौद्ध साहित्य है, इससे भी हमें हर्षवर्धन के बारे में काफी सारे जानकारी मिलती है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये बौद्ध साहित्य है ना, बौद्ध लिटरेचर है। इसके अलावा हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन भी बहुत बड़े स्कॉलर था। इन्होंने 3 फेमस बुक भी कंपोज किया है, नागानंद, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका ये इनकी, इसके हैं ये हर्षवर्धन, हर्षवर्धन खुद इनके बारे में लिखा। ऐसे ये एक इतिहासकारों में एक डिबेटेबल फैक्ट है कि क्या हर्षवर्धन ने इन किताबों को, इन पुस्तकों की रचना किया है, या फिर हर्षवर्धन ने किसी और से करवा कर अपना नाम लिखवा। ये तीनों ही संस्कृत नाटक है, संस्कृत में लिखा गया है, ठीक, और ये तीनों ही नाटक ग्रंथ है, ड्रामा है, और बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार के स्टाइल है, मतलब इसकी जो कैलीग्राफी स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा है। तो इस बात को लेकर इतिहासकार जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि भाई ये हर्षवर्धन ने लिखा है कि हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के ही टाइम के हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले, जैसे बांसखेड़ा, बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, ये 2 इंस्क्रिप्शन है ना, अभिलेख है। कहां से मिला है? ये दोनों ही यूपी, उत्तर प्रदेश में, बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख। बांसखेड़ा अभिलेख में इसमें जो लिखा हुआ है हर्षवर्धन के बारे में, और ये लिखा है हर्षवर्धन नहीं, ये हर्षवर्धन का ही लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें हर्षवर्धन का साइन है, हस्ताक्षर है। और इसी बेसिस पर हमें यह मानना पड़ेगा कि इसकी जो कैलीग्राफी स्टाइल है वैसा ही स्टाइल नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका में भी, ठीक है। बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इस इंस्क्रिप्शन का लेखक कौन है? हर्षवर्धन, क्योंकि उसमें हर्षवर्धन का साइन भी नाम। इसकी हम मान सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छे, है ना, उसके पास कैलीग्राफी स्टाइल था, वो साहित्यिक सम्राट था, इसलिए इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, ठीक है। ये दोनों अभिलेख हमें हर्षवर्धन के बारे में बताता है, हर्षवर्धन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसी बांसखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्धन को वर्धन डायनेस्टी से रिलेट किया। ये दोनों अभिलेख कहाँ हैं? यूपी में है। इसके अलावा इनके कुछ मोहरे भी मिली है, मोहरे, सील कहाँ से मिला है? नालंदा बिहार और सोनीपत हरियाणा, यहाँ से हमें हर्षवर्धन के मोहरे मिली है, जिसमें कुछ लिपि, कुछ स्क्रिप्ट है, उससे भी हमें हर्षवर्धन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। कुछ सील मिला है नालंदा से और सोनीपत से, जो हर्षवर्धन के ही है। तो ये तो हो गया आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और ये हो गया लिटरेरी एविडेंस। इसके अलावा हमें हर्षवर्धन के बारे में और किससे जानकारी मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, मेगुती टेम्पल, ये बेसिकली एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर है ना, मेगुती, मेगुती मंदिर। इस मंदिर से हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो पुलकेशिन, चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकेंड का है, और इसके ऑथर है पुलकेशिन के ही
है ना, स्कॉलर था, उसके कोट में ही रवि कीर्ति ने लिखा। इससे भी हमें हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती। तो ये तो हो गया आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इससे हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। और कुछ चाइनीज ट्रैवलर भी है, चीनी ट्रैवलर, जैसे वैनसांग, है ना, वैनसांग, वैनसांग, इससे भी हमें हर्षवर्धन के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। हर्ष वैनसांग, है ना, वैनसांग, ये एक चाइनीज ट्रैवलर था जो चीन से आया था। 629 टू 643 तक ऑलमोस्ट 14-15 साल हर्षवर्धन के साथ रहा, भारत में रहा, और भारत के बारे में काफी कुछ। तो वैनसांग चाइनीज ट्रैवलर है, वैनसांग, ये काफी समय तक हर्षवर्धन के कोर्ट में रहा। हर्षवर्धन इसी से इन्फ्लुएंस होकर बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया, काफ़ी किया, वो हमें भी देखेंगे। तो वैनसांग, वैनसांग जब चला गया यहाँ से तो उसने फिर अपना ट्रैवल अकाउंट लिखवाया। इसी के एक डिसिपल था जिसने ये लिखा, वैनसांग का ट्रैवल अकाउंट, जिसका नाम है सी यू की। तो सी यू की से हमें हर्षवर्धन के बारे में, वैनसांग कुछ है। इसके अलावा एक और चीनी यात्री आया था, इत्सिंग, इत्सिंग, लेकिन ये बाद में आया था, है ना, हर्षवर्धन के डेथ के काफ़ी बाद आया था इत्सिंग, लेकिन ये भी हमें हर्षवर्धन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। तो ये तो हो गए सोर्सेस जो हमें हर्षा के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी, इन्हीं सोर्सेज से हमें हर्षवर्धन के बारे में जान। जैसे मैंने बताया हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें भी लिखी, लेकिन इन पुस्तकों से हमें हर्षवर्धन के काल के बारे में कोई, हाँ, इससे ये पता चलता है कि हर्षवर्धन कलम के भी बहुत ही बड़े महारथी थे। जैसे नागानंद है, ये मूल रूप से बौद्ध धर्म के बारे में हमें इससे जानकारी। एक बोधिसत्व है जिमुतवाहन, उस पर ये नाटक लिखा है, जिमुतवाहन, जिमुतवाहन पर ये नाटक। इसके अलावा ये जो रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, ये टोटली ये देखें तो एक रोमांटिसिज्म पर बेस्ड ड्रामा है। इसमें वही वत्स, महाजनपद वत्स के राजा उदयन का लव स्टोरी है इन दोनों में, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, ये बुद्धिज्म के बारे में हमें जानकारी। ये हर्षवर्धन की ये 3 रचना है। तो ये तो हो गए सोर्स, है ना, जो हर्षवर्धन के बारे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हर्षवर्धन के बारे में काफी डिटेल में, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, वो एक तो ये हर्षचरित और वैनसांग। इससे भी हमें हर्षवर्धन के समय के सभी तरह के कंडीशन, है ना, उस समय क्या वहाँ सोसाइटी, क्या पॉलिटिकल कंडीशन, क्या इकोनॉमिक कंडीशन, हर्ष एज ए रूलर कैसा था, उन सब के बारे में जानकारी हमें वैनसांग। तो ऐसा कहते भी हैं कि बाणभट्ट और वैनसांग, इन दोनों ने हर्षवर्धन को महान बनाया। मतलब इन दोनों से हमें हर्षवर्धन के महान कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो ये तो हो गए सोर्सेस, है ना। अब हम देखते हैं कि इनके इतिहास थोड़ा देख लें। जैसे मैंने बताया आपको, पुष्यभूति इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। पुष्यभूति ने श्रीकंठ क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया, तो इसके राज्य का नाम श्रीकंठ, और राजधानी स्थानीश्वर, जिसे बाद में थानेश्वर कहा। पुष्यभूति के पश्चात उसका सक्सीसर बना प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ये भी पावरफुल रूलर था। प्रभाकर वर्धन की शादी हुई थी यशोमती से। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई बीमारी से, कहते हैं बीमारी हुई और इससे इनकी डेथ हो गई। तो इस समय इनकी पत्नी यशोमती ने सती को आवरण कर लिया था, सती हो गई थी। सती प्रथा के बारे में हमें, मतलब इस समय सती प्रथा था, सती सेक्ट था, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं गुप्त काल में ही सती प्रथा के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, एरन इंस्क्रिप्शन, एरन अभिलेख से, जो 510 ईस्वी के। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी यशोमती सती हो गई थी। इन दोनों के 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। कहते हैं कि जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई तो उस समय इनके दोनों बेटे
राज दरबार में थे नहीं, एक गए थे युद्ध के लिए और एक गए थे आखेट के लिए, हंटिंग के लिए। और राजश्री की तो इस समय विवाह भी हो चुका था। राजश्री, इनकी विवाह मौखरी डायनेस्टी है ना, इस समय एक राजवंश था मौखरी वंश, जो कन्नौज या कान्यकुब्ज में अपना शासन कर रहा, मौखरी डायनेस्टी। इसी डायनेस्टी के रूलर थे ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन 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 से इसकी विवाह हुई। ग्रहवर्मन मौखरी वंश का शासन। तो जिस समय राजा प्रभाकर वर्धन की डेथ हुई, उस समय ना राज्यवर्धन कोर्ट में था, ना हर्षवर्धन, और ना ही उनकी डॉटर राजश्री। तो जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, तो इस समय एक मैसेंजर आया था इसके पास, राज्यवर्धन के पास, है ना। संवादक नाम का एक मैसेंजर दूत आया, संवादक। इसने कहा कि भाई तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, तुम जल्दी पहुंचो। संवादक के कहने पर राज्यवर्धन आया, पीछे से हर्षवर्धन भी आया। अब कि भाई पिता की मृत्यु हो गई है, तो अब कौन? तो राज्यवर्धन, है ना, हमारे प्राचीन भारत में देखोगे तो जो है ना उत्तराधिकार का एक नियम था, सक्सेसर का एक रूल था कि जो एल्डर सन होगा, जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, वही पिता के सिंहासन पर उत्तराधिकार। तो सबने इस समय राज्यवर्धन को कहा कि भाई आप राजा बनो, सिंहासन को, उनको एक्सेप्ट करो। इसने मना कर दिया शुरू में, क्योंकि यह राज्यवर्धन ये बुद्धिज्म को अपना लिया था इस टाइम तक, और ये सन्यासी बनने की तरफ मूव ऑन कर रहा था। लेकिन इसी दौरान, इसी टाइम एक और दूत आया, कहा कि भाई तुम्हारी जो बहन है, जिसकी ब्याह कन्नौज के, है ना, मौखरी डायनेस्टी के राजा ग्रहवर्मन से करवाया है, उसके राज्य पर, मौखरी डायनेस्टी पर अटैक हो गया। मालवा के रूलर, मालवा के शासक देवगुप्त ने तुम्हारे बहनोई को मार दिया और तुम्हारी बहन को प्रिजनर बना लिया, गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही राज्यवर्धन को पता चला, राज्यवर्धन थ्रोन को कैप्चर किया, थ्रोन को अडॉप्ट किया, सिंहासन पर आसीन हुआ, और फिर अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर चल पड़ा अपने बहन का बदला लेने के लिए। भंडी ना, भंडी 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 इसका सेनापति भी था और ममेरा भाई भी था, कजन था भंडी। इन दोनों, राज्यवर्धन और भंडी, चल पड़े कहां? राजश्री को बचाने और ग्रहवर्मन का बदला लेने के लिए। तो राज्यवर्धन भंडी के साथ, है ना, आक्रमण किया मालवा के राजा देवगुप्त पर। देवगुप्त को परास्त कर दिया इसने, डिफीट कर दिया और मार भी दिया। इसी टाइम कहते हैं कि देवगुप्त के साथ उसका जो मित्र था शशांक, जो कि बंगाल का, है ना, गौड़ डायनेस्टी का रूलर था शशांक। कट्टर ब्राह्मण था वो शशांक, और बुद्धिज्म के बिल्कुल एनिमी था, दुश्मन था। कहते हैं कि इसी शशांक ने उस बोधि वृक्ष को, जो बोध गया में, जिस बोध गया में महात्मा बुद्ध को जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को शशांक ने ही कटवा दिया था और गंगा में फेंक दिया था। मतलब शशांक के वजह से भी भारत से बौद्ध धर्म का माइग्रेशन हुआ, पलायन हुआ, बौद्ध धर्म को काफी नुकसान पहुंचाया। तो ये दोनों कौन? मालवा के देवगुप्त, गुप्त डायनेस्टी, है ना, मालवा में इस समय लेटर गुप्ता एक डायनेस्टी था, परवर्ती गुप्त वंश बोलते हैं। मालवा के रूलर, मालवा साइड में था, मालवा में था परवर्ती गुप्त वंश, जिसके शासक थे देवगुप्त। मालवा वेस्टर्न रीजन में, और उधर ईस्टर्न रीजन में, है ना, पूरब में था बंगाल में गौड़ डायनेस्टी, है ना, गौड़ वंश, और इस वंश के राजा है शशांक। इन दोनों की नजर इस समय
कन्नौज पर था। कन्नौज, कन्नौज इस समय वो स्थान ले लिया था जो पहले पाटलिपुत्र का था। हम देखते हैं मौर्य काल, मगध साम्राज्य, मौर्य काल, गुप्त काल तक हम देखते हैं पाटलिपुत्र उत्तर भारत के राजनीतिक गतिविधि का केंद्र रहा। सभी बड़े डायनेस्टी का कैपिटल वही था, पाटलिपुत्र। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वहां व्यापार वाणिज्य का एक बहुत बड़ा सेंटर था, उसको कैपिटल भी बनाते थे राजा लोग। लेकिन गुप्त काल के पश्चात व्यापार वाणिज्य, ट्रेड कॉमर्स, जो एक्सटर्नल ट्रेड था, जो बाहरी व्यापार था, वो शिथिल हो गया, वो कमजोर हुआ। और इंटरनल ट्रेड मतलब नॉर्थ साउथ, दक्षिण भारत के साथ उत्तर भारत ट्रेड बढ़ा। और इसकी वजह से कन्नौज इस समय बहुत बड़ा एक ट्रेड सेंटर, एक व्यापारिक मार्ग के रूप में उभरा था। और ये पूरे भारत में, उत्तर भारत का एक सेंटर था, पूरे उत्तर भारत में। और यह माना जाता था कि इस कन्नौज पर जो भी राजवंश और राजा रूल करेगा वही संपूर्ण उत्तर भारत पर रूल कर सकता है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से इस समय हम देखते हैं कि ये दोनों महत्वाकांक्षी रूलर, देवगुप्त और शशांक, ये दोनों कन्नौज के पीछे पड़ा हुआ था। और इस समय कन्नौज में जो मौखरी डायनेस्टी था वो कमजोर था। इसी का फायदा उठाया दोनों बंधु मिलकर, और दोनों ने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ठीक, तो जैसे ही राजवर्धन को पता चला, राजवर्धन अपने ममेरे भाई भंडी के साथ निकल पड़ा और देवगुप्त को तो परास्त कर दिया और उसको मार भी दिया। ठीक है, लेकिन इसी टाइम जब वो शशांक के खिलाफ युद्ध करने वाला था, तो कहते हैं कि इस समय शशांक ने एक तरह से एक डर्टी पॉलिटिक्स किया। क्या किया? तो शशांक ने राजवर्धन को कहा कि भाई हम तुमसे कोई युद्ध नहीं करना चाहते हैं, आओ हम बैठ के जो भी है, आपकी जो भी डिमांड है हम पूरा करेंगे। और इस तरह से बहलाकर उसको अपनी छावनी में बुलाया, बिना आर्म्स के, बिना अस्त्र शस्त्र के। और शशांक ने क्या किया? राजवर्धन की भी हत्या कर दी, है ना। ऐसी घटना घट गई। तो इस समय हर्षवर्धन, जो कि छोटा था, सिर्फ 16 साल का था, लेकिन अस्त्र शस्त्र में बहुत निपुण। जब हर्षवर्धन को यह बात पता चली, है ना, हर्षवर्धन को यह बात किसने बताया? तो कुंतल नाम का एक संदेशवाहक, एक मैसेंजर ने हर्षवर्धन को यह बताया। एक अश्वरोही था, ये अश्वरोही हॉर्स राइडर, कैवलरी का कुंतल, उसने बताया हर्षवर्धन को कि तुम्हारे बड़े भैया, है ना, राजवर्धन को धोखे से शशांक ने मार दिया और तुम्हारी बहन को प्रिजनर बना लिया है। तो हर्षवर्धन, इसे भी शासक बनना नहीं था, इसको भी शासक नहीं बनना था। तो इस समय जो वर्धन डायनेस्टी की जो सेनापति था सिंहनाद, उसने हर्षवर्धन को ललकारा, कहा कि कायरोचित शोक को परित्याग करो और राजकीय गौरव को, जो कि आपका पैतृक है, उसको अपनाओ, उसको ग्रहण करो, उस अधिकार को ग्रहण करो, मतलब राजा बनो आप और बदला लो। तो कहते हैं कि सिंहनाद के कहने पर हर्षवर्धन ने उनको एक्सेप्ट किया, सिंहासन पर बैठा, राजा बना। और राजा बनते ही हर्षवर्धन के सामने दो बड़े लक्ष्य था। इस पहला कि भाई की हत्या का बदला लेना है, मतलब शशांक के खिलाफ युद्ध करना है। और दूसरा था अपनी बहन को बचाना, राजश्री को बचाना। तो इसी परिस्थिति में, इसी कंडीशन में हर्षवर्धन राजा बनता है, सम्राट बनता है। तो हर्षवर्धन राजा कैसे बना, ये हमने अब देखा। अब देखेंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन 606 to 647 हर्षवर्धन राजा बनते ही इसने के सामने दो बड़े टारगेट था। पहला कि भाई शशांक जो
जिसने इसके भाई का धोखे से मारा, उससे बदला लेना है। और दूसरा था राजश्री, जो इस समय है ना कैद से बाहर निकल गई थी और सुसाइड करने जा रही, ये दोनों। तो हर्षवर्धन ने इस समय सबसे पहले अपनी बहन की रक्षा की, निकल पड़ा वही भंडी की मदद से। भंडी रास्ते में मिल गया था उसको, भंडी क्योंकि वो वहां था मालवा रीजन राजवर्धन की। तो भंडी के साथ मिलकर सबसे पहले तो वो कन्नौज पहुंचा, अपनी बहन को ढूंढने निकला, क्योंकि इसकी बहन निकल पड़ी थी, पति का इस तरह से भाई का हत्या हो गया, वो साइड कर। तो इस समय एक वो जंगल जंगल घूम रही थी और ये लोग भी उसके पीछे पीछे घूम रहा था। तो एक बौद्ध भिक्षु, एक बौद्ध मॉन्क मिला था, दिवाकर मित्र। इसी ने हर्षवर्धन को बताया कि देखो तुम्हारी बहन इस रास्ते गई है, वहां मिल जाए। तो दिवाकर मित्र की मदद से हर्षवर्धन ने राजश्री को ढूंढ लिया। और उस समय जब वो बिल्कुल जंप लगाने वाली थी, कूदने वाली थी, तो इस तरह से बचा लिया। और बचाने के बाद राजश्री को कन्नौज में है ना एस्टैब्लिश कर दिया, इंस्टॉल कर दिया कि अब तुम्हें यहाँ का है ना शासन करना है, रूल करना है। तो एक्चुअल में देखें तो इस समय तो हमारे यहाँ ये टेंडेंसी थी नहीं कि भाई कोई फीमेल रूलर बने, बहुत रेयर ऐसे। भाई ये कैसे रूल करेगी? तो इसी समय हर्षवर्धन यहाँ का भी रूलर बन गया। मतलब इसने थानेश्वर, जो इसका अपना कैपिटल था, वहां से उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दिया कन्नौज। और यहाँ राजश्री सिर्फ नाम की रूलर थी और रियल जो रूलर था वो था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन एक साथ कुछ समय तक तो दोनों जगह से रूल किया। कहां से? दोनों जगह से, कन्नौज और थानेश्वर। फिर बाद में उसने अपना कैपिटल कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया कन्नौज, क्योंकि हर्षवर्धन को भी समझ में आ गया था कि कन्नौज में रहकर अगर हम कन्नौज से शासन करते हैं तो पूरे भारत को हम कॉन्क्वायर कर सकते हैं और रूल कर सकते हैं। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज पर भी शासन, दोनों भाई बहन मिलकर, नॉमिनली वो था और रियल हर्षवर्धन। तो राजश्री को उसने बचा लिया। दिवाकर मित्र एक बहुत बड़े बौद्ध मॉन्क और फिर बाद में हर्षवर्धन के दरबार में एक बहुत बड़े स्कॉलर भी थे। तो अब हर्षवर्धन के सामने था कि भाई बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज हैं, इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज हैं, सबको डिफीट करना है, शशांक से बदला लेना है। तो इस समय इसने एक के बाद एक इन्वेजन शुरू किया, आक्रमण शुरू किया दूसरे राज्यों। सबसे पहले इसने नॉर्थ इंडिया, जो हर्ष का विजय अभियान देखोगे तो सबसे पहले इसने उत्तर भारत के पंच राज्य को जीता किया था, बंगाल पर। लेकिन वो जो राजा था, गौड़ राजा शशांक, वो जब हारने लगा तो वो भाग गया, तो पकड़ नहीं पाया, मार नहीं पाया। मिथिला उड़ीसा को भी जीता। इस टाइम इसने, इसके पास है ना एक फ्रेंडशिप ऑफर आया था कामरूप से। कामरूप के राजा से इसकी दोस्ती हुई। यहाँ के राजा थे भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन एक्चुअली में ये जो कामरूप का राजा था भास्कर वर्मन, इसने भी हर्षवर्धन को काफी असिस्ट किया, हेल्प किया। क्यों? रीजन क्या था? तो भास्कर वर्मन का भी एनिमी वही था जो हर्षवर्धन का था। मतलब दोनों का एनिमी था ये गौड़ शशांक, दोनों का दुश्मन था। इसलिए दोनों ने मिलकर, है ना, भास्कर वर्मन ने हर्षवर्धन को काफी सपोर्ट किया और दोनों में फ्रेंडशिप अलायंस भी था। कश्मीर पर भी विक्ट्री किया, कश्मीर को भी जीता। कहते हैं कि कश्मीर, है ना, ये तब विजय अभियान किया था जब वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। देखो ये लोग पहले बेसिकली देखें ना, ये जो वर्धन डायनेस्टी है, ये माना जाता है कि ये ना ब्राह्मण थे और ना ही क्षत्रिय था, ये वैश्य थे ना। और ये सन की वर्शिप करते थे, सूर्य की पूजा करते थे और शिव के भी उपासक थे, शिव की भी पूजा करते थे। लेकिन हर्षवर्धन और उसका भाई राज्यवर्धन, ये दोनों बुद्धिज्म की तरफ ना झुकाव ज्यादा था। राज्यवर्धन ने तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हर्षवर्धन शुरुआत के चरण में देखेंगे तो वो भी
वो हिंदू धर्म को ही मानता था, वो ब्राह्मण धर्म को मानते। लेकिन बाद में जब वैनसांग आएगा तो उससे इन्फ्लुएंस होकर वो बुद्धिज्म को अपना लिया। ऐसे दिवाकर मित्र है ना, दिवाकर मित्र जो बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध मॉन्क्स था, कहते हैं कि इससे ही वो इंस्पायर्ड हो गया, प्रभावित हो गया था, और इसी ने हर्षवर्धन को बुद्धिज्म में एंट्री करवाया था, दीक्षा दिलवाया। दिवाकर मित्र, मतलब दिवाकर मित्र से इसने बौद्ध धर्म को अपनाया और वैनसांग से वो कमिटेड बुद्धिस्ट हो गया था। वैनसांग से इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि कमिटेड बुद्धिस्ट हो हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने कश्मीर पर भी विक्ट्री किया था। कहते हैं कि कश्मीर में महात्मा बुद्ध के दांत, एक स्तूप में महात्मा बुद्ध का दांत पड़ा हुआ था, तो वो गए थे वहां दांत देखने के लिए, दांत दिखाओ, वहां के राजा को कहा। वहां के राजा ने कहा कि नहीं, हम नहीं दिखा सकते हैं। फिर वो हर्षवर्धन नाराज हो गया, फिर फाइनली दांत दिखाया। जैसे दांत दिखाया तो वो दांत लेकर आ गया था। तो कश्मीर पर भी विक्ट्री। सिंध वाले एरिया को भी इसने कॉन्क्वायर किया था, सिंध को भी जीता था। बल्लवी, गुजरात वाले एरिया बल्लवी, इसको भी विक्ट्री किया था। बल्लवी, यहाँ का राजा था ध्रुव सेन सेकेंड, इसको भी डिफीट किया था, बल्लवी के राजा को, ध्रुव सेन सेकेंड। इस तरह से देखो तो इंटायर नॉर्दर्न रीजन को इसने ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जीत लिया, कॉन्क्वायर कर लिया। ये सब बहुत ही कम समय में, 606 में इसने इसका राज्याभिषेक हुआ था और 10 साल के अंदर उसने ये सारे एरिया को कॉन्क्वायर कर लिया। फिर अब बारी आई, वही उत्तर भारत को तो जीत लिया, अब दक्षिण भारत को भी जीतना है। तो सदर्न एक्सपीडिशन भी हुआ, लेकिन साउथ एक्सपीडिशन उसका सक्सेस नहीं रहा। कहते हैं कि हर्षवर्धन जो विंध्य रेंज है उसके सदर्न एरिया में वो इंटर ही नहीं हो पाया, क्योंकि हर्षवर्धन की कंटेम्पररी साउथ में भी एक बहुत ही एम्बिशियस और पावरफुल रूलर था, और वो था चालुक्य डायनेस्टी का रूलर पुलिकेशिन सेकेंड। पुलिकेशिन सेकेंड भी उतना ही एम्बिशियस था। तो दोनों के महत्वाकांक्षा आपस में टकराया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ नर्मदा नदी के किनारे। और इस युद्ध में पुलिकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया, हरा दिया, और इस तरह से हर्षवर्धन साउथ की तरफ मूव ऑन कर ही नहीं पाया, साउथ विक्ट्री कर नहीं पाया। तो हर्षवर्धन की जो एम्पायर, उसका जो टेरिटरी है हम देखेंगे तो इधर बंगाल, उड़ीसा, उधर कश्मीर, इधर सिंध, पंजाब और विंध्याचल रेंज, नर्मदा नदी, उससे नीचे वो नहीं जा पाए। तो पूरे इंटायर उत्तर भारत को इसने गवर्न किया उस समय जब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन अर्थात फ्यूडलिज्म है ना, सामंतवादी जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से इस समय डेवलप हो रहा था। ठीक, उस समय इसने फिर से एक है ना सेंट्रलाइज सिस्टम, एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया। ये बहुत बड़ी बात है। जब सब टूट रहा है, छोटे छोटे राज्य बन रहा है, उस समय हर्षवर्धन आया और उसने सारे राज्यों को जीतकर अपने अंडर में किया और गवर्न किया। तो हर्षवर्धन, तो पुलिकेशिन सेकेंड, इससे वो हार गया। इस पर भी कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन हारा और कौन जीता, क्योंकि बाणभट्ट का जो हर्षचरित है उसमें वो पुलिकेशिन से हारने की बात कहता ही नहीं। वो कहता है कि हर्षवर्धन विजयी हुआ, जबकि पुलिकेशिन सेकेंड का जो है ना एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐहोल इंस्क्रिप्शन, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की शैली में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, और इसके लेखक हैं रवि कीर्ति। वो कहता है कि हर्षवर्धन उस अभिलेख में कहता है कि पुलिकेशिन द्वितीय ने, जिसको उस अभिलेख में सत्याश्रय की उपाधि मिली है, पुलिकेशिन द्वितीय को ही सत्याश्रय कहते हैं, ऐहोल इंस्क्रिप्शन से पता चला। ऐहोल इंस्क्रिप्शन बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन है। जिस तरह से हमारे नॉर्थ इंडिया में प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग यूलॉजी का जो सिग्निफिकेंस है कैलीग्राफी में, वही सिग्निफिकेंस है, वही इंपॉर्टेंस है ऐहोल का जो ये रवि कीर्ति का इंस्क्रिप्शन। इसको ऐहोल यूलॉजी, ऐहोल प्रशस्ति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भी पुलिकेशिन सेकेंड के फ्रेज है, प्रशंसा है। ठीक है, और ये ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल में एक जैन टेम्पल है मैगुती टेम्पल,
उसी में दीवारों में 19 लाइन में संस्कृत में लिखा हुआ, संस्कृत में, साउथ में, सोचो, ठीक है। तो रवि कीर्ति वो कहता है कि नहीं, हर्षवर्धन डिफीट हो गया था, पुलकेशिन सेकंड जीत गए। अब दोनों में से किसकी बात सही है, क्योंकि दोनों अपने अपने राजा का प्रेज करेगा, अपने राजा की कमियों को तो नहीं बताएगा। एक तरफ बाण भट्ट जो हर्षवर्धन की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा, एक तरफ रवि कीर्ति जो होल इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन की प्रेज करेगा। तो फिर एक्चुअल क्या है, तो यहां हमें थर्ड सोर्सेस को अप्रोच करेंगे हम। तो थर्ड जो सोर्स है जो इस घटना के बारे में बताता है उस समय, वो है वाइनसांग। वाइनसांग अपने अकाउंट ट्रेवल, जिसको CU की कहते हैं, उसमें वो कहता है कि हर्षवर्धन इस बैटल में डिफीट हो गया था। तो इससे हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन हार गया था पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक। क्योंकि वाइनसांग कहता है कि साउथ वो नहीं जा पाया, नर्मदा रिवर है ना तक ही वो जा पाया था, नर्मदा से नीचे नहीं जा पाया। और ऐसे भी हम देखते हैं वो जा ही नहीं पाया, उधर कोई उसका एविडेंस ही नहीं है। साउथ नॉर्थ में तो बहुत सारे स्टेट्स को जीता, साउथ में किसी स्टेट्स को नहीं जीता। इसका मतलब ये पक्का है कि पुलकेशिन द्वितीय के हाथों ये हार गया था। और इस तरह से हर्षवर्धन की विजय जो रथ था उसको रोका था पुलकेशिन सेकेंड, जो कि साउथ में चालुक्य डायनेस्टी का रूलर था। तो हर्षवर्धन का विजय अभियान, हर्षवर्धन एक बहुत बड़े एम्परर, साम्राज्यवादी, देखो कितना सारा विजय अभियान किया। साथ में एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, ठीक है। इसने उस समय जब सारे सामंत इंडिपेंडेंट हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था, उस समय सबको एक अपने अंडर में सबको लाया, अपने अधीन सबको किया। ये बहुत बड़ी बात है। हम देखेंगे इसके बाद फिर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने इस तरह से सभी राज्यों को जीत कर। हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और इसके जो कल्याणकारी और रिलीजियस वर्क्स हैं वो हमें बाणभट्ट के हस्तरेख से तो पता चलता है, साथ में वाइनसांग से भी पता चलता है। वाइनसांग इसी के समय में, हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया था। वाइनसांग 627 ईस्वी में चाइना से निकला था, जियांग प्रोविंस है वहां से वो निकला, और फिर खोतान और नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचा। नालंदा विश्व, इस समय इस विश्वविद्यालय के प्राचार्य प्रिंसिपल थे तिलभद्र। ये प्रिंसिपल थे। इनको अपना गुरु माना, टीचर, फिर इनसे शिक्षा लिया काफ़ी टाइम तक। फिर बाद में वहाँ एज ए शिक्षक, एज ए टीचर भी वो काम किया। ये कहते हैं कि वाइनसांग कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 स्टूडेंट्स रहते थे, रहकर पढ़ाई करते थे। रेजिडेंशियल इतना रहने की कैपेसिटी थी, 10,000 बच्चे उस टाइम रहते थे। और ये बच्चे सिर्फ इंडिया के नहीं थे, ये डिफरेंट कंट्रीज से आते थे उस टाइम, अलग अलग देश से। 2,000 शिक्षक थे, 2,000 टीचर्स थे। क्या रेशियो है, 10,000 स्टूडेंट्स के रहने के वहां थे, रेजिडेंशियल हॉस्टल्स था। 3 यहाँ बड़े लाइब्रेरी था, 3 लाइब्रेरी था ये कहते हैं, रत्न सागर, रत्नवंदी, रत्न रंजक, ऐसे 3 बड़े लाइब्रेरी था। और ये कहता है वाइनसांग कि इस यूनिवर्सिटी को हर साल 100 गांवों का रेवेन्यू है ना दान में देता था। कौन? यही तिलादित्य। तिलादित्य कौन? हर्षवर्धन का ही नाम है तिलादित्य, है ना। तिलादित्य और हर्षवर्धन एक ही व्यक्ति है ना। इस कहता है कि ये 100 गांवों का रेवेन्यू दान करता था नालंदा विश्वविद्यालय को। तो वाइनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में काफी टाइम तक एजुकेशन लिया। फिर वहां से वो निकलकर घूमता हुआ हर्षवर्धन के कोर्ट में पहुंचा, कन्नौज। और फिर हर्षवर्धन उससे इतना इंप्रेस हो गया कि उसको अपने दरबार में ही रख लिया। और फिर वो बौद्ध धर्म के लिए और कमिटेड हो गया, बौद्ध धर्म के बारे में। इस समय इसने कन्नौज में, हर्षवर्धन ने कन्नौज में, है ना, हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक धर्म सभा, एक रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज किया था, धर्म सभा। इसमें सभी धर्मों के लोगों को इनवाइट किया था,
हिंदू धर्म से भी आए थे, ब्राह्मण धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, दूसरे धर्म से भी आए थे पंडित। ठीक है, कन्नौज में, है ना, सभी धर्मों के लिए, मतलब साम्राज्य में शांति, धार्मिक जो भी विवाद है उसको समाप्त कर, है ना, एक सहिष्णु व्यवस्था स्थापित करना, उसके लिए धर्म सभा ऑर्गेनाइज किया था। जैसे अकबर हम देखते हैं, अकबर ने भी ऐसा ही प्रयास किया था। लेकिन इस धर्म सभा में, है ना, विवाद भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि हर्षवर्धन और वैनसांग दोनों ही, है ना, देखो ये वैनसांग, है ना, ये महायान सेक्ट के फॉलोवर थे, है ना, शिलादित्य जिसको हर्षवर्धन कहते हैं, महायान सेक्ट के। तो यहाँ जब धर्म सभा हुई तो इस धर्म सभा में वैनसांग पर अटैक भी हुआ था, कहते हैं कि वैनसांग पर अटैक हुआ था। तो इस समय हर्षवर्धन ने 500 ब्राह्मणों को देश निकाला का सजा दिया था, और कहा था और वार्न किया था कि जो भी हर्ष वैनसांग का जो भी विरोध करेगा उसको हम पनिशमेंट देंगे। मतलब दूसरे धर्म के अनुयायियों को बोलने नहीं दिया गया, उनको डराया गया। तो फाइनली इस धर्म सभा के अध्यक्ष भी वैनसांग ही बने थे। इसमें धार्मिक डिबेट्स हुआ था, फिर फाइनली वैनसांग विजयी हुआ, है ना। तो विजयी तभी हुआ जब दूसरे पंडित पार्टिसिपेट ही नहीं किया इसमें। और 500 ब्राह्मणों को इस समय कहते हैं इनको देश निकाला की सजा दिया था। इस सजा दिया इसी कन्नौज धर्म सभा में। हर्षवर्धन कहता है इस सभा में कि कोई भी इस विधि के पंडित को, मतलब वैनसांग को वो विधि का पंडित कहता है ना। वैनसांग के लिए बहुत सारे नाम, विधि का पंडित, है ना, यात्रियों का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं वैनसांग को, यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, यात्रियों को राजकुमार, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर, वैनसांग को। तो वैनसांग को कहीं ना कहीं हर्षवर्धन बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया था। और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के लिए हर 5 साल में प्रयाग में, है ना, प्रयाग इलाहाबाद में हर 5 वर्ष में यहाँ बौद्ध धर्म का सम्मेलन भी आयोजित करता था। प्रशासनिक कार्य करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फर्स्ट पार्ट ऑफ डे क्या करेंगे, प्रशासनिक कार्य करेंगे, और बाकी दोनों भाग में धार्मिक, है ना, कार्य करेंगे। दिनचर्या को 3 भागों में बांट दिया। पहले भाग में रखा कि वे प्रशासनिक कार्य करेंगे और बाकी 2 भाग में धार्मिक कार्य करेंगे। हर्षवर्धन पहला शासक था जिसने अपने इनकम, है ना, राज्य के आय को भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था। 4 पार्ट में, 4 पार्ट में इसने अपने आय को डिस्ट्रीब्यूट किया था, है ना। पहला कि निजी खर्च में, है ना, निजी व्यय 25%, है ना। नेक्स्ट 25% एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मतलब वेतन वगैरह देने में, है ना। थर्ड शिक्षा में खर्च करता था, एजुकेशन में, और फोर्थ दान में, है ना, दान देने में खर्च कर। तो ये इस तरह का ये पहला और अंतिम राजा है जिसने अपने दिनचर्या को भी और अपने इनकम को भी, राज्य के आय को भी 4 भागों में बांटकर शासन किया था। हर्षवर्धन ने वेतन, है ना, वेतन यहां देखेंगे तो वेतन के एवज में अधिकारियों को भूमि दान देता था, ये भी, है ना, भूमि दान देता था, लैंड ग्रांट। मतलब ये भी गुप्तों के समान भी एक तरह से देखें तो फ्यूडलिज्म को प्रमोट ही किया है, क्योंकि भूमि, है ना, लैंड रेवेन्यू दे रहा है अधिकारियों को एज ए सैलरी। हाँ, छोटे जो कर्मचारी हैं उनको तो नगद में वेतन देते हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी हम देखते हैं इस समय उनको भूमि के रूप में वेतन दिया जा रहा है, रेवेन्यू, भूमिदान। इनके इनकम का सोर्स देखें तो आय का साधन तो भाग, है ना, भाग मतलब भूमि कर, ये सबसे बड़ा था इनकम का सोर्स। भूमि कर 1/6 था, मतलब जो मौर्यों के समय में जो लैंड रेवेन्यू रेट था, भूमि कर था, वही था 1/6। इसके अलावा हिरण्य नाम का एक कर लिया जाता था जो नगद में लिया जाता था। बलि भी एक कर था, बलि ये धार्मिक कर था, बलि, ये इनकम का मेन सोर्स था। भाग, भोग जो कि लैंड रेवेन्यू टैक्स है, भाग या भोग। दूसरा हिरण्य जो कैश में लेता था टैक्स, और बलि, बलि एक रिलीजियस टैक्स था। ये आय का, इनकम का मेन सोर्स था। हर्षवर्धन एक अच्छा रूलर, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और
एक बहुत बड़े स्कॉलर तो थे ही, साथ में इनकी विदेश नीति भी, फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज था ये। इनके समय में देखते हैं चीन के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, चीन के साथ, है ना, चाइना के साथ बहुत अच्छे, है ना। चाइना में इस समय जब हर्षवर्धन राजा था उस टाइम चाइना में तांग वंश, है ना, तांग डायनेस्टी था और इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। हर्षवर्धन ने अपने दूत, है ना, चाइना में भेजा 641 में, 43 में, कई बार दूत का एक्सचेंज हुआ, चाइना ने भी भेजा और हर्षवर्धन ने भी भेजा था। 3 बार दूत दोनों तरफ से, है ना, डिप्लोमेट्स आए थे और गए थे। जब तीसरी बार जब चाइना से डिप्लोमेट्स आया उस समय हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी और उस डिप्लोमेट्स को लीड कर रहा था एक चाइनीज ट्रैवलर था मातवालिंग। जब आया तो देखा कि हर्षवर्धन की डेथ हो गई है और इस तरह से ये दूत वापस चला गया खाली हाथ। तो 3 बार चाइनीज डायनेस्टी, तांग डायनेस्टी के साथ इनके इंटरेक्शन हुआ था थ्रू डिप्लोमेट्स, दूत, मैसेंजर्स के, है ना। उधर से भी 3 बार आया था, इधर से भी 3 बार गया था, ठीक है। लेकिन तीसरी बार जब आया तब हर्षवर्धन की डेथ हो चुकी। वैनसांग इनके कोर्ट में काफी समय तक रहा था, है ना। 643 तक वैनसांग हर्षवर्धन के कोर्ट में रहा। फिर वैनसांग हर्षवर्धन से परमिशन लिया और फिर वो घूमता हुआ, है ना। देखो वो वैनसांग जो आया है इंडिया, वो इधर नॉर्थ से आया, है ना, सेंट्रल एशिया से आया, फिर वो यहाँ घूमता रहा काफी टाइम तक, इधर घूमता घूमता फिर लास्ट में वो इधर साउथ में भी गया, फिर साउथ से वापस आया और फिर वापस उसी रास्ते से चाइना गया, साउथ भी आया था। यहाँ तक कि वैनसांग की जो बायोग्राफी है CU की, उससे हमें श्रीलंका के बारे में भी पता चलता है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि वो श्रीलंका भी गया था, नहीं पता चलता। वो साउथ से वापस फिर नॉर्थ और फिर सेंट्रल एशिया होते हुए चाइना चला। जब चाइना गया तो साथ में वो बहुत सारी चीजें लेकर गया था, जैसे बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपि लेकर गया, बौद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से वो लेकर गया था सोर्सेज। तो वैनसांग, तो हर्षवर्धन 647 तक ही रूल कर पाया, उसके बाद इसी समय इसकी डेथ हो गई और इसकी मृत्यु के बाद फिर वर्धन डायनेस्टी का एंड हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद इसी समय हम देखते हैं कन्नौज में एक व्यक्ति आता है ना, जो शासन करता है कन्नौज में, वो है यशोवर्मन नाम का व्यक्ति शासन करता है। कहाँ? कन्नौज में, हर्षवर्धन के डेथ के बाद, ठीक है। ये वर्धन डायनेस्टी का रूलर नहीं है, ये कोई सामंत ही होगा जो वहां रूल करना शुरू कर दिया। कहाँ? कन्नौज में, है ना, कन्नौज में, हर्षवर्धन की मौत के बाद, ठीक है। कन्नौज, यशोवर्मन, ये भी बहुत प्रतापी राजा था, इसी के दरबार में रहते थे बड़े विद्वान, है ना, वाकपति, जिसने गौड़वाहो की रचना की है प्राकृत भाषा में, बहुत ही फेमस है ये, है ना। तो हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जो तलवार और कलम दोनों में काफी निपुण था। हर्षवर्धन बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, जिसने 3 ग्रंथों की रचना की, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ठीक है। वैनसांग इसी के समय में आया था। वैनसांग की जो और बायोग्राफी है, जिसको उसी के शिष्य, बाद में जब चाइना चला गया उसके शिष्य वीली ने लिखा था CU के नाम से। उसी CU के से हमें हर्षवर्धन के टाइम के बारे में, भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उस समय बहुत बौद्ध धर्म क्या कंडीशन में था, उस समय हमारा समाज कैसा था। उस समय वो कहता है वैनसांग की भारत में कौड़ियाँ चलती है, वो कहता है कि इस समय सती प्रथा भी लोकप्रिय है, सती प्रथा जैसे हमने देखा यशोमती सती हुई थी। तो ऐसे बहुत सारी जानकारी हमें CU से मिलता है जो वैनसांग का ट्रैवल अकाउंट है। तो ये हो गया हमारा हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद फिर से वो शुरू होता है कौन सा? राजनीतिक विखंडन का दौर, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, और फिर छोटे छोटे राज्य बनते हैं। और फिर इसी समय हम देखते हैं कन्नौज पर डोमिनेंसी, वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है, जिसको हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राई पार्टी बैटल कहते हैं, जो लगभग 200 साल तक चलता है। उधर पूर्व से पाल डायनेस्टी, इधर पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार और इधर दक्षिण से राष्ट्रकूटा, ये तीनों मिलकर कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए लड़ते हैं और ये लगभग 200 साल तक लड़ाई चलती है। अब सोचो कि क्या हुआ होगा
जो जीता होगा और जो हारा होगा दोनों की कंडीशन बराबर होगी, मतलब सबने कन्नौज के लिए अपनी शक्ति को क्षय किया, अपनी शक्ति को खत्म किया और इसी का फायदा उठाया। फिर हम देखते हैं महमूद गजनी आता है और कई बार वो लूट के चला जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते। फिर बाद में मोहम्मद गौरी आकर यहाँ तो वर्चस्वी